राम राम सभी को। आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंडियन ज्योग्राफी, जो आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 और फिर अदर स्टेट प्रीलिम्स, चाहे वो बिहार का हो या फिर राजस्थान या फिर एमपी पीसीएस उत्तराखंड, इन सभी के लिए परिणाम नोट्स की सीरीज हम लोग कवर कर रहे हैं। और जिन लोगों ने अभी तक ये क्लास नहीं देखी है, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो प्लीज वो लोग सबसे पहले यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, घटना चक्र शॉर्ट नोट्स 2026 पे विजिट करेंगे। वहीं पर ये सारी क्लासेस मिलेंगी जो पूरी तरीके से हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स के रूप में है। और अगर आप इस क्लास के पीडीएफ लेना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, तो आप पेमेंट करके इसको परचेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू पूरी इंक्वायरी करनी होगी, सारी डिटेल्स वहीं पर मिल जाएगी। मेंस आंसर राइटिंग के भी नोट्स उसी सेम व्हाट्सएप नंबर पे लक्ष्य भेद नाम से जीएस पेपर 1 2 3 4 एंड पेपर 5 6 यूपी स्पेशल, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मेरी टीम आपको दे देगी। तो चलिए आज की क्लास में बहुत जल्दी शुरू करेंगे। और सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति के पर्व की बहुत सारी बधाइयां। कुछ लोगों ने 14 जनवरी को मकर संक्रांति सेलिब्रेट की होगी, कल एकादशी भी थी, और कुछ लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी अच्छे से त्योहार को सेलिब्रेट करिए। और लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे अपोहा तंत्र, जिसमें मैंने गंगा जी के बारे में बताया, ब्रह्मपुत्रा अपोहा तंत्र के बारे में बताया, और साथ ही साथ पूर्वी घाट से होकर बहने वाली जो नदियां थी, बंगाल की खाड़ी में गिरती थी, उनका नॉर्थ टू साउथ क्रम बताया था। साथ ही साथ पश्चिमी घाट से होकर अरब सागर में गिरने वाली नदियों का मैंने नॉर्थ टू साउथ क्रम बताया था। यहां तक चीजें याद होंगी? नहीं देखिए तो क्लास में जाकर देख लीजिएगा। आगे हम और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे पूर्णा गोदावरी की सहायक नदी है, और एक दूसरी पूर्णा नदी है जो ताप्ती की भी सहायक नदी है। अब देखिए, पूर्णा नदी दो दो नदियों की सहायक नदी है, जैसे एक ताप्ती नदी की सहायक नदी है और एक गोदावरी नदी की सहायक है। अब कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन ज्यादातर जो पूर्णा पूछी जाती है वो गोदावरी के संदर्भ में पूछी जाती है। ठीक है, गोदावरी के संदर्भ में पूछी जाती है। कुछ नदियां हैं जिनके उद्गम क्षेत्र है एक रिवीजन के तौर पे। जैसे कावेरी की बात करें तो ये कर्नाटक के कोडागु जिले से, ब्रह्मगिरी एक पहाड़ी है, वहां से ये उद्गम होती है। कहां से होती है भैया? कर्नाटक से होती है। और कहां जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। इसके अपोहा क्षेत्र में 4 राज्य आते हैं, मतलब जैसे कर्नाटक से निकलती है, केरल आती है, केरल से तमिलनाडु जाती है, और तमिलनाडु से आगे पुदुचेरी जाती है। और इसमें 3 आपको आइलैंड देखने को मिलते हैं, जैसे शिव समुद्रम है, श्रीरंगम है। ठीक है, इस तरीके के 3 आइलैंड मैं एक बार दिखाता हूं दोबारा। वो 3 आइलैंड कौन कौन से हैं? श्रीरंगपट्टनम सबसे पहले होता है, फिर शिव समुद्रम होता है, फिर श्रीरंगम होता है, और फिर लास्ट में बंगाल की खाड़ी होती है। और यहां कहीं ब्रह्मगिरी से ये निकलती है नदी। तो अगर आपसे क्रोनोलॉजी भी पूछी जाए तो इसी क्रोनोलॉजी में आपको वेस्ट टू ईस्ट बताना है, राइट। साबरमती की बात करेंगे जो गुजरात में मेवाड़ पहाड़ी से निकलती है। ताप्ती नदी की बात करेंगे तो सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। दामोदर नदी की बात करेंगे तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। हालांकि दामोदर एक ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में डायरेक्ट नहीं गिरती है, बल्कि दामोदर की जो सहायक नदियां बराकर वगैरह ये सब है, और दामोदर पश्चिम बंगाल में जाकर हुगली नदी में मिल जाती है। ये आप जान लीजिएगा, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है ना, प्रश्न इस तरीके से आ जाता है कि कौन सी नदी घाटी का बेसिन या अपोहा तंत्र सबसे बड़ा है। देखो, एक होता है नदी की लंबाई, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे, पूरे भारत की सबसे लंबी नदी जिसे माना जाता है, गंगा माना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो गोदावरी हो जाता है। इसीलिए उसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि 1462 किलोमीटर के आसपास उसकी लेंथ होती है। लेकिन जब अपोहा तंत्र की बात होती है ना, बेसिन की बात होती है, तो इसमें कई राज्य शामिल हो जाते हैं, स्पेशली वो राज्य जहां से वो नदी होकर गुजरती है। साथ ही साथ उसकी प्रमुख जो सहायक नदियां होती हैं, जैसे अगर मैं गंगा नदी की बात करूं तो लगभग वो 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। उत्तराखंड से निकलती हैं, फिर उत्तर प्रदेश आती हैं, बिहार जाती हैं, झारखंड थोड़ा सा हिस्सा जाता है, पश्चिम बंगाल जाता है, फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है बांग्लादेश से होते हुए। लगभग 5 राज्य जा रहे हैं, और इन 5 राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों से आने वाली नदियां शामिल होती हैं, उसकी सहायक नदियां भी इसमें शामिल होती हैं। तो ये पूरा एक अपोहा क्षेत्र बनता है, ट्रिब्यूटरीज बनती है। जैसे यमुना नदी की बात करें तो यमुना हरियाणा से होकर आती है, मतलब उत्तराखंड होते हुए, हरियाणा होते हुए, तब यूपी में एंट्री करती है, ठीक, राइट। यहां पर तो इस तरीके से इन चीजों के बारे में जानना है। तो सबसे बड़ा जो अपोहा तंत्र होता है वो क्रोनोलॉजी के साथ लिखा हमने। जैसे गंगा नदी का है, जिसका 9,07,000 किलोमीटर स्क्वायर, 9,07,000 किलोमीटर स्क्वायर, इतना बड़ा इसका पूरा अपोहा तंत्र है। दूसरे नंबर पे आपका आएगा
जो दूसरे नंबर पर आएगा वो गोदावरी का आएगा 3,12,812 किलोमीटर स्क्वायर। कृष्णा का आएगा उसके बाद 2,58,948 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद आता है महानदी का 1,41,589 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद नर्मदा आती है 98,796 किलोमीटर स्क्वायर और फिर कावेरी 81,155 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये आपको इस तरीके से पता रहना चाहिए। अच्छा, महानदी बेसिन की बात कर लेते हैं जो कि सिहावा पहाड़ी से निकलती है। तो छत्तीसगढ़ हो गया, ओडिशा हो गया, झारखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर हमने तो महानदी को देखा सामान्यतः ओडिशा वगैरह से होते हुए पश्चिम बंगाल में गिर जाती है, ये महाराष्ट्र कहां से आ गया, ये तो बहुत दूर है, ये पश्चिमी घाट पे और ये पूर्वी घाट पे है। देखिए, महानदी बेसिन का मतलब ये नहीं है कि महानदी कितने राज्यों में बह रही है, बल्कि इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो किन किन राज्यों से होकर आती हैं, वो सारा अपवाह तंत्र काउंट कर लिया जाता है। इसीलिए आप देखोगे विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी को माना जाता है, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र नदी जब माना जाता है तो अमेजन नदी को माना जाता है, जो साउथ अमेरिका में है। क्योंकि साउथ अमेरिका की जो अमेजन नदी है वो कई सारे बड़ी बड़ी नदियों को, छोटी छोटी नदियों को अपने साथ लेकर चलती है। उसका अपवाह तंत्र दुनिया की सबसे बड़ी नदियों का माना जाता है। ऐसे ही अगर आप नर्मदा की बात करोगे तो नर्मदा का एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र हो जाएगा। कावेरी बेसिन की बात करते हैं तो कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, पुदुचेरी हो गया। ठीक है, ये मैंने अभी बता ही दिया। अब यहां पर हम बात करेंगे जरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में जो बहने वाली जो 5 प्रमुख नदियां हैं, जिनको हम पंचनद भी कहते हैं, पंचनद। ठीक है, ये नॉर्थ टू साउथ है। जैसे इमेजिन करो आप कि आपका, अगर मैं बात करूं कि ऊपर जो है कि ये वाला एरिया है, थोड़ा सा जम्मू कश्मीर हमारा बन नहीं पाता है कई बार दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो यहां से जो नदियां होकर आती हैं, ठीक है, और फिर इस तरीके से बाहर निकल जाती हैं, इनका नॉर्थ टू साउथ अगर आपसे क्रम पूछा जाए तो क्या होना चाहिए? सबसे उत्तर में सिंधु नदी होती है। सिंधु नदी आपकी कहां से निकलती है? मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ठीक है, ग्लेशियर वगैरह भी हम आगे पढ़ लेंगे। और ये होते हुए जाती है, यहीं पर नुब्रा, श्योक, इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां भी होती हैं। फिर सिंधु के नीचे आती है आपकी झेलम, झेलम के बाद चिनाब, चिनाब के नीचे रावी, रावी के नीचे ब्यास और ब्यास के नीचे सतलज होती है। तो ये जो 5 से 6 नदियां हैं, इनका क्रम आप उत्तर से दक्षिण याद कर लीजिए। सबसे उत्तर में आपकी सिंधु नदी है, फिर झेलम नदी है, फिर चिनाब नदी, फिर रावी नदी, फिर ब्यास नदी और फिर उसके बाद लास्ट में सतलज नदी है। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं। उत्खात भूमि या खड्ड के लिए प्रसिद्ध है। उत्खात भूमि का मतलब होता है दोस्तों जहां पर भूमि बंजर हो जाती है और नदियों के द्वारा उन भूमि को काट दिया जाता है, बड़ी बड़ी घाटियां या कंदराएं बन जाती हैं। सामान्यतः चंबल नदी को माना जाता है और इसी चंबल नदी पर 3 बांध भी बनाए गए, 3 डैम बनाए गए हैं। ठीक है, 2 डैम इंपॉर्टेंट है जो कि राजस्थान में है और 1 डैम आपका मध्य प्रदेश में है। राजस्थान में जो डैम है वो डैम आपका राणा सागर एक डैम हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा जवाहर सागर बांध। वैसे कोटा बैराज भी है, लेकिन मुख्य रूप से 3 बांध को माना जाता है, जिसमें राणा सागर बांध, जवाहर सागर बांध और मध्य प्रदेश का गांधी सागर बांध। तो आपको ये सागर वाले 3 याद रख लेने हैं। राणा सागर, जवाहर सागर दोनों राजस्थान में है और मध्य प्रदेश में आपका गांधी सागर बांध आ जाएगा। ये तीनों प्रमुख बांध चंबल नदी पे हैं, लेकिन अगर आपसे कोटा बैराज भी पूछ ले तो भी आपको याद रखना चंबल नदी को। रांची के पहाड़ से उद्गम होने वाली नदियां जैसे ब्राह्मणी नदी है, सुवर्ण रेखा नदी है। अब ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी, सुवर्ण रेखा नदी, महानदी, इन सबकी क्रोनोलॉजी मैंने आपको नॉर्थ टू साउथ कल की क्लास में बता दी थी। लास्ट टॉपिक था ये वाला। पूर्वी घाट से उद्गम होने वाली वंशधारा नदी और नागावली नदी, जैसे ऑप्शन दिया होगा कि वंशधारा नदी कहां से उद्गमित होती है या नागावली कहां से उद्गमित होती है, उसके बारे में रहती है। अब आगे देख लेते हैं यहां पर। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि रावी और झेलम ये चिनाब में विलय करती हैं। देखो, चिनाब नदी में कौन कौन विलय करता है? रावी और झेलम नदियां विलय करती हैं। चिनाब विलय कहां पे होती है? सतलज में विलय होता है और सतलज का विलय सिंधु नदी में होता है। ये भी याद रखना है आपको। ये जो पंच नद है इनको ध्यान रखना है कि रावी नदी और झेलम नदी चिनाब में विलय हो जाती हैं, चिनाब नदी का विलय सतलज में हो जाता है, सतलज नदी का विलय सिंधु नदी में हो जाता है। हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली जो नदियां हैं, सभी श्रेणी का मतलब क्या है कि आपका ट्रांस हिमालय को भी काट रही हो,
ठीक है, सबसे ऊपर, फिर उसके बाद बृहद हिमालय को काट रही हूँ, लघु हिमालय को काटती हूँ और शिवालिक को काटती हूँ। वो वही नदियां हो सकती हैं जो पूर्वी नदी होंगी, ठीक है, जैसे सिंधु नदी, सतलज नदी, ये ट्रांस हिमालयी नदियां हैं। तो यहाँ पर हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली मुख्य रूप से सिंधु नदी हो जाएगी, सतलज नदी हो जाएगी, क्योंकि ट्रांस हिमालयी नदियां हैं। ये ट्रांस हिमालय को भी काट रही हैं और नवीन श्रेणी को भी काट रही हैं। तो आगे देखते हैं सतलज नदी की सहायक नदियां। वैसे तो देखिए सतलज नदी की सहायक नदी के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये भी है। अभी मैंने आपको बताया था ना, देख लेता हूं कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। देखिए चिनाब नदी का विलय किस में हो रहा है? सतलज नदी में हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि सतलज की एक सहायक नदी चिनाब भी हो रही है, क्योंकि एक तरीके से हेल्प कर रही है। लेकिन अगर मुख्य रूप से छोटी छोटी जो नदियां पूछी जाती हैं तो बास्पा हो गई, स्पीति हो गई और ब्यास नदी हो गई। तो मैक्सिमम एस्पिरेंट को ब्यास के बारे में तो पता रहता है, लेकिन बास्पा और स्पीति भी इसकी सहायक नदियां हैं। हगरी नदी जो कि तुंगभद्रा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा जो साउथ इंडिया में है, ठीक है, जो पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? हगरी नदी। और ये तुंगभद्रा की सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियां, हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से ब्यास नदी प्रवाहित होती है, चिनाब नदी प्रवाहित होती है, रावी नदी प्रवाहित होती है, सतलज नदी प्रवाहित होती है और यमुना नदी प्रवाहित होती है। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं, वो अगर आप देखोगे तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर हमने तो चिनाब को कहीं ना कहीं एज्यूम कर रखा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन में होती है, हिमाचल प्रदेश में कहां से आ गई। तो यहीं पर बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि देखो रावी को, ब्यास को, सतलज को तो आप मान के चल रहे हो कि भैया ये तो हिमाचल प्रदेश से होकर निकलती है, परंतु चिनाब नहीं निकलती। यही गलती कर जाते हो, चिनाब भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। इस पंचनद में केवल एक नदी ऐसी है जिसका नाम है सिंधु, जो हिमाचल प्रदेश में नहीं आती है। बाकी याद रखना यमुना भी आती है इसमें। अब हम आगे बात करते हैं दोआब। ये भी प्रश्न बनता है, दोआब का मतलब क्या होता है? देखो दो मतलब हो गया टू और आब मतलब होता है पानी, यानी जहां पर दो पानी का मिलन होता है, दो अलग अलग धाराओं का मिलन होता है, उसे हम कहते हैं दोआब। जैसे बिष्ट दोआब, बिष्ट बोले तो ब्यास और सतलज के मध्य का जो पानी वाला क्षेत्र होता है उसे ही हम बिष्ट दोआब बोलते हैं। तो याद रख लो, ब से ब्यास हो जाएगा, स से सतलज हो जाएगा, तो बिष्ट दोआब इस तरीके से बन रहा है। बारी दोआब की बात करेंगे तो यहाँ पे रावी नदी हो जाएगी और ब्यास नदी हो जाएगी, इनके मध्य स्थित पानी को हम बारी दोआब कहते हैं। रचना दोआब की बात करते हैं तो रावी और चिनाब के मध्य, रचना क्या हो जाएगी? रावी और चिनाब के मध्य। बारी क्या हो जाएगा? रावी और ब्यास के मध्य। अगर आपसे चाज दोआब पूछा जाए तो चिनाब और झेलम के मध्य स्थित दोआब को हम लोग चिनाब या चाज दोआब कहते हैं। तो दोआब मतलब समझ में आ गया आप लोगों को? दो मतलब दो और आब मतलब पानी, दो अलग अलग तरीके के पानी है, दो अलग धाराओं का जब मिलन होता है तो उसे कहा जाता है। दामोदर नदी हो गई, कोयल नदी हो गई, सुवर्णरेखा नदियां हो गई, ये सभी छोटा नागपुर पठार झारखंड से निकलती हैं। आपको मैंने कल की क्लास में जब हम अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने बताया भी था कि कोयल नदी किसकी सहायक नदी है। एक रिहंद नदी बताई थी और एक कोयल नदी बताई थी। ये दोनों ही सोनभद्र में जो आपकी सोन नदी है उसकी सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी की बात करेंगे, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया, जो बंगाल की खाड़ी में डायरेक्ट नहीं गिरती है बल्कि ये हुगली की जाके सहायक नदी बन जाती है। 1938 में यहीं पर एडन नहर निकाली गई थी दामोदर नदी से। एक एडम ब्रिज आपने पढ़ा है, ठीक है, जिसको हम राम सेतु कहते हैं, एडम ब्रिज को राम सेतु कहते हैं। और यहाँ पर एडन नहर की बात हो रही है जो 1938 में निकाली गई थी, भारत की सबसे पहली नहर थी। ये दामोदर नदी से निकाली गई थी, जो कि हुगली की सहायक नदी है। जरा दामोदर की और भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे बराकर नदी सबसे फेमस है इसकी, जमुनिया नदी हो गई, बारकी नदी हो गई, ये तीन प्रमुख नदियां हैं इसकी जो सहायक नदी हो जाएगी। और ये विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, रिफ्ट वैली में। रिफ्ट वैली का मतलब होता है जहां पर दो पर्वतों के मध्य जो घाटियां स्थित होती हैं उसमें प्रवाहित होने वाली नदी। भारत में मुख्य रूप से तीन प्रमुख नदियां हैं जो रिफ्ट वैली में बहती हैं। उसमें भी अगर आप देखोगे तो दो नदियां पश्चिमी घाट की ओर बहती हैं और एक नदियां पूर्वी घाट की ओर बहती है। अगर मैं कुछ इस तरीके से जो है कि स्ट्रक्चर बनाता हूं तो यहां पर जब आप देखते हो ना इस वाले एरिया में, तो यहां पे एन फॉर नर्मदा बहती है, ठीक है, जिसका डायरेक्शन क्या होता है? बंगाल की अरब सागर की खाड़ी में होता है। दूसरी यहां पे टी फॉर तापी हो गई, जिसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? यहां पर ये भी अरेबियन सी हो जाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण नदी है जो दामोदर नदी आती है, जो हुगली में मिल जाती है और ये भी रिफ्ट वैली में बहती है, लेकिन इसकी डायरेक्शन बंगाल की खाड़ी या पूर्वी घाट की तरफ होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको लिखा है विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होना। नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल मिलता है लेकिन निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। ये समानता किस नदी से संबंधित है? तो ये लूनी नदी से संबंधित है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि
अगर आप यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से जो ये नदी आती है लूनी नदी करके, तो ये वाला जो एरिया होता है ना, ये रीजन, यहाँ पर तो सामान्यतः में मिलता है मीठा पानी। क्या मिलता है? मीठा पानी, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां पे समुद्र का प्रवाह है ही नहीं, समुद्र का कोई कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन जैसे ही वो नदी थोड़ा सा और साउथ वाले एरिया में आती है, अर्थात राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में, गुजरात के कच्छ वाले रीजन में, कौन से रीजन में? कच्छ के रीजन में आती है, और यहाँ पे आप देखोगे कि समुद्री पानी का कहीं ना कहीं जो है कि संपर्क हो जाता है धरातल के अंतर्गत। तो इसीलिए यहाँ पर समुद्री लवणता के माध्यम से ये पानी किस रूप में हो जाता है? खारे पानी के रूप में हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि इसी लूनी नदी का जो साउथ वाला पार्ट है ये खारे नदी के रूप में, लेकिन ऊपरी प्रवाह यानी कि जहां से वो शुरू हो रही है बहना, वहां पर ये मीठा पानी के रूप में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई। इसीलिए लिखा हुआ है कि नदी का जो ऊपरी मार्ग है जहां से बहती है वहां मीठा जल होता है, लेकिन निचले भाग में यानी दक्षिणी भाग में ये खारे जल के रूप में प्रवाहित होती है। और ये लूनी नदी के बारे में बात की जा रही है। लूनी नदी का उद्गम अरावली पहाड़ी पर एक नागा पहाड़ी है, अरावली श्रृंखला पर एक नागा पहाड़ी है, वहीं से इसका उद्भव होता है। और ये कच्छ के रण दलदली भूमि में विलीन हो जाती है। तो जैसे दलदली भूमि के क्षेत्र में आती है, कच्छ के रण के क्षेत्र में आती है, वहां पर इसका जो पानी का स्वाद होता है वो खारे पानी के रूप में बदल जाता है। फिर हम बात करते हैं उत्तर से दक्षिण नदियों का कुछ क्रम बात करते हैं। जैसे नॉर्थ में ये खासकर लद्दाख वगैरह में होती है। जैसे सबसे ऊपर आपको श्योक नदी, जास्कर नदी, स्पीति नदी और सतलज नदी। मैंने सतलज की 3 प्रमुख सहायक नदियां बताई थी, बास्पा, स्पीति और ब्यास। वैसे देखा जाए तो चिनाब भी सतलज में आके मिल रही है, तो इसलिए हम इसे भी इसकी सहायक नदी मान सकते हैं। राजघाट नदी घाटी परियोजना जो कि यूपी और एमपी की एक संयुक्त परियोजना है और यह मुख्य रूप से बेतवा नदी पर स्थित है। अब आपको बताना है कि बेतवा नदी तो देखिए यमुना की सहायक नदी है, जैसे चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, ये चारों जो है कि नदियां यमुना की सहायक नदी हैं। लेकिन बेतवा उत्तर प्रदेश में किस जिले के अंतर्गत यमुना से आकर मिलती है? ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। समझ में आ गई बात? तो अगर जब भी आपसे राजघाट नदी घाटी परियोजना पूछा जाएगा तो आपको लगाना है बेतवा नदी पर स्थित है, और ये यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना हो जाएगी। फिर आगे देखते हैं संकोस नदी। देखिए एक ये भी प्रश्न बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। संकोस नदी की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चे पता है क्या कहते हैं कि सर ये असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा साझा करती है, लेकिन ये गलत है दोस्तों। कैसे गलत है? आप यहां पर आइए, देखिए मुख्य रूप से क्या है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं पहले तो। ठीक है, ये आप एरिया क्या देख रहे हैं? ये आप असम वाला रीजन देख रहे हैं, राइट? ठीक है, ये आप असम का रीजन देख रहे हैं, राइट? यहां पर ये बात समझ में आ रही है? ये मैं आपको जितना भी रेड वाला जो है कि मार्क कर रहा हूं, ये आपका असम का रीजन हो गया। और अगर मैं यहां पर ब्लू डार्क कर देता हूं, जो कि आपका पश्चिम बंगाल का रीजन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, ये इतना नीचे आने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं बस आपको यहीं पे हाईलाइट कर देता हूं, राइट? ये वाला एरिया पश्चिम बंगाल का है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, संकोस नदी जो कि भूटान तिब्बत से होकर आती है एक तरीके से, वो भला अरुणाचल प्रदेश से कैसे बॉर्डर शेयर कर सकती है? ये गलत है, कई सारी किताबों में गलत लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप लाइव लोकेशन जाकर देखोगे तो संकोस नदी आपको देखने को मिलेगी। चलो मैं आपको गूगल पे बताता हूं कि जब डालोगे संकोस नदी रिवर या संकोस रिवर और उसका मैप वाला लोकेशन ओपन करोगे ना, तो वो कुछ यहां से बहते हुए यहां पर आती है। ठीक है, इस तरीके से। इसलिए हमेशा आपको संकोस नदी को किसे मानना है वो आप समझ गए। ठीक है, तो संकोस नदी किसकी सीमा पर? तो असम और पश्चिम बंगाल की सीमा पर है, पर अरुणाचल प्रदेश के साथ इसे आप आंसर मत मानिएगा। सतलज नदी की बात करते हैं, इसका उद्गम राकसताल झील से होती है, जो कि मानसरोवर झील के पास होती है, राकसताल झील से, और सिपकीला हिमाचल प्रदेश से ये प्रवेश करती है। सिपकीला जो दर्रा है आपका, वहीं से ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, मीठी नदी की बात करें जो कि मुंबई में बहती है, बिहार झील से उद्गमित होती है। देखो एक नदी आपने पढ़ी थी उत्तर प्रदेश में, गोमती नदी जो फुलहर झील से उद्गमित होती है, ठीक उसी प्रकार से मीठी नदी जो कि मुंबई में मुख्य रूप से प्रवाहित होती है, ये बिहार झील से उद्गमित होती है। तो यहां पर देखोगे, जबकि किशनगंगा नदी झेलम की सहायक नदी है, ये इसके साथ मिलान करने के लिए प्रश्न दे दिया होगा, तो किशनगंगा नदी झेलम नदी की सहायक नदी है। दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी, दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी
कैनियन किस नदी से निर्मित हुई है, तो पेन्नार नदी से निर्मित हुई है। ठीक है, दक्षिण भारत की जो गंडीकोटा घाटी देखने को मिलती है कैनियन, जो कि पेन्नार नदी से विकसित हुई है, और यह कैनियन मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में स्थित है। और गंडीकोटा को भारत का ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है। वैसे तो ग्रैंड कैनियन आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत यूएसए में देखने को मिलता है। कैनियन मतलब होता है घाटी, जो सबसे गहरी घाटी होती है। ठीक है, जो सामान्यतः हॉस्ट पर्वत के निर्माण के दौरान बनती है, लेकिन भारत के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, जो पेन्नार नदी के कटाव से निर्मित हुई है। अब पेन्नार नदी का क्रोनोलॉजी जरा मुझे कमेंट करके बताओ कि कावेरी और कृष्णा के बीच में है या फिर वैगई और कृष्णा के बीच में है, ये जरा कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था। कुछ शहर है और उनकी अवस्थिति है जो कई बार डायरेक्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन उत्तराखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस और बिहार पीसीएस में पूछ लिए जाते हैं, तो उसके बारे में है कि शहर और लोकेशन के बारे में। जैसे लेह शहर जो कि लद्दाख के अंतर्गत आता है, ये सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरीके से जो है कि सिंधु नदी प्रवाहित हो रही है और लेह कहां पर है, यहां पर निर्मित है। मतलब लेह शहर आपको यहां देखने को मिल जाएगा, इसके दाहिने तट पर। ठीक है, गोरखपुर की बात करेंगे तो ये राप्ती नदी के तट पर है। जबलपुर की बात करेंगे, एमपी में नर्मदा नदी के तट पर है, और यहीं पर जबलपुर में भेड़ा घाट आपका जलप्रपात भी देखने को मिलता है। सूरत की बात करेंगे तो सूरत आपके ताप्ती नदी पर स्थित है। लुधियाना पंजाब का सतलज नदी पर स्थित है। कोटा राजस्थान का चंबल नदी पर स्थित है, और यहीं पर कोटा बैराज भी मैंने अभी आपको बताया। वैसे तो राजस्थान में राणा सागर और जवाहर सागर नाम से जो है कि बांध है, जबकि महात्मा गांधी बांध आपके एमपी में है। लेकिन कोटा बैराज भी आपको याद रख लेना है, चंबल नदी के तट पर ही है। भुवनेश्वर उड़ीसा का जो कि कुआखाई नदी, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, उड़ीसा का है, छत्तीसगढ़ पीसेस वगैरह में प्रश्न पूछ लेता है क्योंकि वहां से सीमा साझा करता है, इसलिए। तो कुआखाई नदी। हैदराबाद आपकी मूसी नदी पर है। नासिक गोदावरी नदी। अहमदाबाद साबरमती। गुजरात के दो प्रमुख शहर हैं, एक तो सूरत ताप्ती नदी पर है, अहमदाबाद साबरमती नदी पर है, याद रख लेना। और कटक की बात करें तो महानदी पर। उज्जैन की बात करें क्षिप्रा नदी पर, और ये क्षिप्रा आपकी चंबल की सहायक नदी है। लखनऊ की बात करें तो गोमती नदी पर, हालांकि गोमती नदी पर पीलीभीत भी है क्योंकि फुलहर झील पीलीभीत में और वहीं से गोमती नदी निकलती है, तो जाहिर सी बात है पीलीभीत का हिस्सा भी आएगा। फिर लखनऊ का भी हिस्सा आता है, जौनपुर का हिस्सा भी आता है, सुल्तानपुर का हिस्सा भी आता है। तो ऐसे क्षेत्र जो कि गोमती नदी पर स्थित है। कुछ और भी हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे पंढरपुर जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है और ये चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर स्थित है और ये तमिलनाडु का क्षेत्र है। हम्पी की बात करेंगे जो कर्नाटक में है, तुंगभद्रा नदी के तट पर। वहीं पहलगाम कश्मीर की बात करेंगे, ये वही पहलगाम है जहां अभी कुछ समय पहले जो है कि आतंकी हमला हुआ था अप्रैल में, और उसके बदले में भारत सरकार के द्वारा या इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। ये लिद्दर नदी पर स्थित है, ये प्रश्न बन सकता है। और झेलम की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होना चाहिए, झेलम की सहायक नदी है। कौन सी नदी है, लिद्दर, जो कहां पर स्थित है, पहलगाम शहर इसी पे स्थित है, यानी पहलगाम जिला। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा की अपेक्षा एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख बनाती हैं, क्योंकि वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कठोर चट्टानों के ऊपर प्रवाहित होती हैं। अब देखो पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं वो सामान्यतः क्या करती हैं, अगर मैं इस मैप को थोड़ा छोटा करके आपको इधर लेके चलूं पश्चिमी घाट की नदियों की तरफ, तो पश्चिमी घाट की नदियां क्या होती, जैसे ही यहां पर आती हैं, इस तरीके के क्षेत्रों में आती हैं, तो ये डायरेक्ट क्या बनाती हैं, ये डायरेक्ट यहां पे एस्चुरी ना बनाकर मतलब कि डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती है, ज्वार नदमुख, क्योंकि बहुत तेजी से नीचे गिरती हैं। ठीक है, यहां से आएंगी तुरंत ही नीचे गिर जाएंगी, क्योंकि यहां पर एक छत की तरह, जैसे छत से कोई चीज नीचे गिरती है, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो प्रायद्वीपीय पठार की संरचना है वो एकदम कगार वाली स्थिति है। जबकि वहीं इसकी अपेक्षा अगर आप पूर्वी घाट की नदियों को देखते हैं, जो पूर्वी घाट की ओर जाती है, तो ये सामान्यतः क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। और डेल्टा के निर्माण में कई तरीके से, पंजा का डेल्टा, कुछ इस तरीके से फैल जाती है, नदियां फैल जाती हैं, क्योंकि यहाँ का जो धरातल है वो उतना गहरा नहीं है, ऊंचा नहीं है, इसलिए यहाँ पे धरातल का निर्माण होता है। अर्थात डेल्टा का निर्माण आपकी पूर्वी घाट की नदियां करती हैं। कौन सी नदियां करती हैं, पूर्वी घाट। इसीलिए आपको यहां पर देखो ये डेल्टा का स्ट्रक्चर दिख रहा है, बड़ा कर देता हूं, ठीक है,
यहाँ पे देखो कई भाग में बटा हुआ, ये डेल्टा का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखिए डेल्टा का स्ट्रक्चर, ये बांग्लादेश है, ये आपका पश्चिम बंगाल जो कि गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा यहाँ पर देखने को मिल गया। कुछ इसी तरीके से यहाँ पर जितनी भी नदियां गिरती हैं इन सभी पे डेल्टा का निर्माण होता है। लेकिन अगर आप पश्चिमी घाट की बात करेंगे तो इन सभी क्षेत्रों पर गिरने वाली जो नदियां हैं ये सभी एस्चुरी का निर्माण करती हैं, राइट। अब यहां पर देखिए, इसलिए क्या लिखा हुआ है यहां पर कि पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा की अपेक्षा एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख बनाती हैं, बिकॉज वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कठोर चट्टानों के ऊपर प्रवाहित होती हैं। नर्मदा, तापी, दामोदर विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं, ठीक है। नर्मदा, तापी, दामोदर विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। विभ्रंश मतलब क्या हो गया, रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती हैं। तो मैंने बताया ना, और ये याद रखना कि नर्मदा और तापी नदियां जो कि पश्चिमी घाट की तरफ विभ्रंश घाटी में बहती हैं, ठीक है, ठीक है। तो राइट, तो पश्चिमी घाट में नर्मदा और ताप्ती और पूर्वी घाट में दामोदर नदी। सोन और नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है, जबकि महानदी का उद्गम सिहावा पहाड़ी से होता है। जैसे यह भी प्रश्न बन जाता है, जैसे सोन नदी हो गई, नर्मदा नदी हो गई, वैसे तो देखा है तो महानदी भी अमरकंटक से ही मान लिया जाता है, लेकिन अमरकंटक के पास भी एक सिहावा पहाड़ी है, तो वहीं से इसका उद्गम होता है। 16 सितंबर 2015 को गोदावरी और कृष्णा नदियों को जोड़ने का कार्य पूर्ण हुआ और नदी जोड़ो परियोजना के तहत प्रायद्वीपीय नदियों से 16 लिंक और हिमालयी नदियों से 14 लिंक प्रस्तावित है। 14 लिंक का मतलब है कि नदी जोड़ो परियोजना के तहत जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वहां से 16 नदियों को जो है कि आपस में जोड़ा जा रहा है और हिमालय की तरफ से 14 नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है। अधिकांश हिमालयी नदियां 12 मासी होती है। यह भी प्रश्न कॉन्सेप्चुअल लेवल पर आता है। 12 मासी का मतलब क्या हो गया कि 12 महीने, यानी कि 12 महीने तक लगातार उन नदियों में पानी पाया जाता है, चाहे वो गंगा नदी हो, यमुना नदी हो, गंडक नदी हो, कोसी नदी हो, ताप्ती नदी हो, ब्रह्मपुत्रा नदी हो, जितनी भी नदियां हिमालय से निकलती हैं उनमें लगभग जो है कि हर महीने तक पानी प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हिमालय में ग्लेशियर के पिघलने से और कई सारे ऐसे जो है कि बर्फीली जो झीलें हैं वहीं से इन नदियों का उद्गम होता है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं हिमालय बरसात पर या वर्षा ऋतु पर निर्भर नहीं है, ठीक है। मानसून पर निर्भर नहीं है कि जब बारिश आएगी तभी इन नदियों में पानी आएगा, ऐसा नहीं है। ये सामान्यतः किस पे निर्भर है? ग्लेशियरों पर निर्भर है, और आपको पता है ग्लेशियर बहुत हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि अधिकांश हिमालयी नदियां 12 मासी क्यों है, ये मैंने बता दिया, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर करती हैं, क्योंकि जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो सामान्यतः पठारों से निकलती हैं। वहां पर तो कोई ग्लेशियर वाली या बर्फीली कोई तो चोटी है नहीं, कोई ग्लेशियर तो है नहीं। जो भी आप पढ़ते हो, चाहे वो ब्रह्मगिरी पहाड़ी हो गई या फिर आपके महाबलेश्वर पहाड़ी हो गई, जो भी आप पहाड़ियां पढ़ रहे हो वो सामान्यतः प्रायद्वीपीय पठारों की है और वहां पर किसी प्रकार का कोई ग्लेशियर नहीं है। तो उनमें जो नदियों का पानी आता है मुख्य रूप से वो वर्षा पर निर्भर करती है। लेकिन उसमें भी कावेरी एक ऐसी नदी है जो आपके दक्षिण पश्चिम मानसून से भी पानी प्राप्त करती है, और जब यही मानसून वापस होता है सितंबर के आसपास, जिसे हम लोग कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, यहां से भी पानी प्राप्त कर लेता है। इसलिए यह नदी 12 महीने तक लगातार जो है कि पानी से परिपूर्ण रहती है। इसलिए इसको जो है कि दक्षिण की गंगा भी कह दिया जाता है। किस लिए? दक्षिण की गंगा भी कह दिया जाता है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय नदियां मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर करती है। हिमालयी नदियों का ढाल अपेक्षाकृत ज्यादा खड़ा एवं तीव्र है। जो हिमालय से नदियां निकलती हैं, जाहिर सी बात है वो हिमालय से निकलनी, तो भैया हिमालय का जो ढाल होता है वो तीव्र होता है, खड़ा होता है, बहुत शार्प होता है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर हिमालयी नदियां युवा नदी का उदाहरण है। हिमालयी नदियां क्या है? युवा नदी का उदाहरण है जो अधिक क्षरण का कारण बनती है। देखो प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो ये हिमालय से भी पहले निर्मित किया हुआ है, जो कि ज्वालामुखी संरचना बेसाल्टिक प्रक्रिया के द्वारा, बेसाल्टिक संरचना ज्वालामुखी प्रक्रिया जो कि शांत दरार प्रकार की प्रक्रिया है, धीरे धीरे इसका निर्माण हुआ। और प्रायद्वीपीय पठार जो है कि सबसे पुराना पठार माना जाता है, स्पेशली भारत के क्षेत्र में या फिर विश्व के भी अंतर्गत। तो यहाँ पर जो नदियां वो ऑलरेडी बहुत पुरानी है और वो अपने तल स्तर को, यानी कि जो क्षरण करने का स्तर था वो प्राप्त कर चुकी हैं। अब उनके द्वारा क्षरण नहीं होता ज्यादातर, लेकिन जो हिमालय की नदियां हैं वो नवीन नदियां हैं, एक तरीके से तरुण अवस्था में, युवा अवस्था में कह सकते हो, और वो धीरे धीरे करती क्या है, वो सारी पर्वत श्रेणियों को काटती रहती हैं, अपने मार्ग को प्रवाहित करती रहती हैं। दूध गंगा नाम की नदी आपको जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलेगी, उत्तराखंड में मिलेगी, कर्नाटक में मिलेगी, महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सर हमने तो केवल उत्तराखंड में पढ़ा था, नहीं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन चारों राज्यों में आपको दूध गंगा नदी देखने को मिलती है। फिर आगे देखते हैं कोयला भंडार एवं उत्पादन की बात करते हैं। डायरेक्ट एक प्रश्न आया हुआ था। देखो 90% से अधिक जो
कोयला है वो हमारा गोंडवाना कोयला क्षेत्र का योगदान है, यानी कि हमारे भारत में जो गोंडवाना क्षेत्र है वो 90% से अधिक कोयले उत्पादन में योगदान देता है भारत में। दामोदर घाटी हो गई, सोन घाटी हो गई, महानदी घाटी हो गई, गोदावरी घाटी हो गई, वर्धा कोयला क्षेत्र, ये सभी मुख्यतः कहां पर है, ये सभी गोंडवाना क्षेत्र में ही आते हैं और यहीं से 90% जो है कि कोयले का उत्पादन और भंडारण किया जाता है। केन बेतवा लिंक परियोजना मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसका उद्घाटन 25 दिसंबर 2024 को मोदी जी ने एक आधारशिला रखी, उद्घाटन नहीं आधारशिला रखी। 25 दिसंबर 2024, 25 दिसंबर सुशासन दिवस होता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर। कपिली या कोपिली नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है और कामरूप नगर जो कि असम में है इसी नदी के तट पर स्थित है। अध्यारोपित नदी किसे कहेंगे, जो स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती है, जैसे चंबल और सोन नदियां। देखोगे तो ढाल की अगर हम बात करते हैं, मान के चलो कि अगर ढाल आपका कुछ इस तरीके से इधर है लेकिन ये नदियां फिर भी क्या कर रही हैं, ऊपर बह रही हैं। चंबल और सोन नदी का प्रवाह ऊपर की ओर होता है, जो सामान्यतः जो प्राकृतिक ढाल होती है उसके विरोध में जो है कि अनुसरण ही नहीं करती हैं, इसे हम अध्यारोपित नदियां कहते हैं। वूलर झील के पानी का मुख्य स्रोत क्या है, झेलम नदी है और झील में एक द्वीप है जिसको हम जैना लेक के नाम से जानते हैं। देखो वूलर झील कहीं ना कहीं नदी से निकलेगी तो झेलम नदी से निकलती है और इसी में एक द्वीप है जैना लेक। बूढ़ी गंडक नदी के विसर्प के कारण ही कांवर झील का निर्माण हुआ जो कि बिहार के अंतर्गत आती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, जलप्रपात और झीलें, अर्थात कौन कौन से जलप्रपात किन नदियों पर और किन राज्यों में यह भी मिलान करने को आता है। जैसे अगर हम बात करें नर्मदा नदी पर 3 प्रमुख जलप्रपात जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, कपिल धारा, धुआंधार, दुग्ध धारा। धुआंधार जलप्रपात आपके जबलपुर के पास देखने को मिलता है। चित्रकूट जलप्रपात है, अब इसे आप महोबा, चित्रकूट, ललितपुर ये वाले क्षेत्र में यूपी का मत मान लेना, ठीक है। ये चित्रकूट नाम है जो मुख्य रूप से इंद्रावती नदी पर स्थित है और ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। आप कहोगे सर मैंने तो गोदावरी की सहायक नदी पढ़ी थी इंद्रावती, आपने पढ़ाया भी था, मैंने उसी समय एक वर्ड यूज किया था कि गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती जो आप पढ़ रहे हैं वो 2 जगह आती है। एक इंद्रावती महानदी की सहायक हो जाती है यानी उड़ीसा वगैरह के क्षेत्र में होती है, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, और एक आपके गोदावरी के क्षेत्र में। तो चित्रकूट जो जलप्रपात है वो इंद्रावती नदी पे छत्तीसगढ़ में है। दूध सागर, दुग्ध धारा नहीं, दुग्ध धारा तो आपके नर्मदा पे एमपी में है, लेकिन दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर गोवा में स्थित है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान में है। डुडुमा जलप्रपात मच्छकुंड नदी पर ओडिशा में है। गोकक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक में है, ठीक है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में है। लोध या बूढ़ा घाघ ये जलप्रपात आपका बूढ़ा नदी पर झारखंड में स्थित है, ठीक है। आगे बात करते हैं कुछ झीलें और राज्यों की। जैसे साला झील की बात करें अरुणाचल प्रदेश में है। बड़खल झील हरियाणा में है। कालीवेली झील तमिलनाडु में है। बेम्बनाड और अष्टमुडी झील केरल में है। चिल्का झील ओडिशा में है। वूलर झील और मानसबल झील जम्मू कश्मीर में। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। लोकटक झील मणिपुर में। सूरजकुंड झील हरियाणा में। तो सूरजकुंड हो गया, बड़खल झील, ये दोनों ही हरियाणा में स्थित है। अब इनमें देखो कोई लॉजिक तो है नहीं कि मैं आपको जो है कि कोई लॉजिक दूं या कोई चीज समझाऊं, ये डायरेक्ट रटने वाली चीजें हैं, आपको रटना पड़ेगा। रूपकुंड झील, इसी को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है और ये उत्तराखंड में है। रूपकुंड आपके उत्तराखंड में, लेकिन सूरजकुंड आपके हरियाणा में, जहां पर मेला भी लगता है, सूरजकुंड का मेला, ठीक है। फुलहर झील आप पढ़ ही रहे हो, पीलीभीत में, जहां से गोमती नदी निकलती है। चंदुबी, चपनाला, हाफलांग ये तीनों झीलें असम में स्थित है। हुसैन सागर, उस्मान सागर ये हैदराबाद तमिलनाडु में, तेलंगाना में स्थित है। इनको याद रख लेना। भले हैदराबाद जो स्थल है यानी जो शहर है ये आपके मूसी नदी पर स्थित है, लेकिन हुसैन सागर और उस्मान सागर ये हैदराबाद में स्थित है, तेलंगाना में। कुछ और जलप्रपात है जैसे बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में है। खंडाधार जलप्रपात ओडिशा में है। पलानी जलप्रपात हिमाचल प्रदेश में। पालनी पहाड़ी आपने पढ़ी होगी तमिलनाडु में, ठीक है। जब मैं पहाड़ियां पढ़ा रहा था तो पालनी पहाड़ियां कहां पर है, तमिलनाडु में है, लेकिन ये पलानी हिमाचल प्रदेश में जलप्रपात है। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश में बीहड़ नदी पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात का मतलब कितनी ऊंचाई से वो जलप्रपात नीचे गिरता है जमीन पर, तो वो हो जाएगा आपका कुचिकल नहीं कुंचिकल। 455 मीटर की हाइट कवर करता है, लगभग आधा किलोमीटर ऊंचाई से। इमेजिन करो आप सड़क पे चल रहे हो और आधा किलोमीटर आपने दूरी पार कर ली, यानी 500 मीटर। अब आप उसी चीज को इमेजिन कर लो कि ऊंचाई में देखो कितनी ऊंचाई से वो गिर रहा है।
केवती जलप्रपात महाना नदी पर स्थित है एमपी में। चित्रकूट जलप्रपात की मैं बात करूं तो ये इंद्रावती नदी पर स्थित है छत्तीसगढ़ में, और इसी को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, यानी नियाग्रा जलप्रपात। कमेंट करके जरा आप लोग बताना कि नियाग्रा जलप्रपात किस कॉन्टिनेंट में आता है, किस नदी पर स्थित है, दोनों आपको बताना है। हिंट देता हूं, साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका, बस। अब बाकी 5 कॉन्टिनेंट आप छोड़ दो, ठीक है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका सब छोड़ दो। आपको बता देना है नॉर्थ अमेरिका है या साउथ अमेरिका है और किस नदी पर स्थित है, यह बताना है। क्योंकि भारत का नियाग्रा जलप्रपात तो चित्रकूट को कहा जाता है, जो इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है। कुछ प्रमुख लैगून झीलें होती हैं। देखो, लैगून झील किसे कहते हैं? सामान्यतः जो स्थल खंड पे जो झील का एरिया होता है, या यूं कहें कि जो थोड़ा गड्ढे वाला जो क्षेत्र होता है, उसमें जब समुद्र का पानी आके इकट्ठा हो जाता है किसी भी वजह से, चाहे वो सुनामी की वजह से आकर एकत्रित हो जाए या वो टकराकर जो है कि लहरें जो है कि थोड़ा सा रास्ता बना लेती है, वहां से होकर भर जाता है, तो उसमें समुद्र के विशेषताएं आ जाती हैं और उसे ही लैगून झील कह दिया जाता है। ठीक है, बाकी हम इसे ज्योग्राफी, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे। इंडिया के अंतर्गत तो अभी बस हमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ही कवर करनी है। तो अष्टमुडी नदी झील हो गई, केरल के अंतर्गत लैगून झील है। चिल्का झील की बात करेंगे, ओडिशा के अंतर्गत लैगून झील है। पुलिकट की बात करेंगे, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। जबकि पेरियार झील केरल के अंतर्गत एक ह्यूमन मेड यानी मानव निर्मित झील है। तो अष्टमुडी झील आपको केरल में मिलेगी लैगून झील, लेकिन पेरियार झील आपके केरल में एक मानव निर्मित झील है। और ये चारों ऑप्शन को मिलाकर पूछा गया था प्रश्न। सबसे बड़ी खारे पानी की झील, अगर आपसे सबसे बड़ी अर्थात आयतन के रूप में पूछा जा रहा है तो ये चिल्का झील हो जाएगी ओडिशा में। लेकिन सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील हो जाएगी तो राजस्थान हो जाएगी, मतलब सांबर। अब समझने वाली बात क्या है, यहां पर लैगून झील पूछ रहा है, और लैगून झील तभी निर्मित होगी जब समुद्र से संपर्क होगा या समुद्र से पानी लगातार उसमें प्रवाहित हो रहा होगा, तभी वो झील निर्माण होगी। लेकिन यहां पर अंतर्देशीय, अंतर्देशीय का मतलब हो गया देश के अंदर ही निर्मित हो रही है, इसमें किसी भी समुद्र का जो है कि रोल नहीं है। ठीक है, फिर भी ये खारे पानी की क्यों हो गई? क्योंकि सांभर का संपर्क कहीं ना कहीं कच्छ के रण से संबंधित है, कच्छ के रण का भी इसमें प्रवाह देखने को मिलता है, इसलिए सांभर झील आपके राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील है, और ये नमक बनाने का एक सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। चिल्का झील महानदी के मुहाने पर स्थित है। दिस इज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपने ये तो पढ़ लिया चिल्का झील लैगून झील है, ओडिशा में है, सबसे बड़ी जो है कि खारे पानी की लैगून झील है, तमाम फैक्ट आपने पढ़ लिए। लेकिन किस नदी के तट पर है, किस नदी के मुहाने पर है? तो ये महानदी के मुहाने पर है, और महानदी सिहावा पहाड़ी से निकलती छत्तीसगढ़ में, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। फिर और देख लेते हैं, यहां पर फुलहर झील, ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती है पीलीभीत में। हमीरसर झील गुजरात में आती है। अंचार झील जम्मू कश्मीर में आती है। वैसे तो आपने मानसबल झील और बूलर झील, ये दोनों ही आपने जम्मू कश्मीर में पढ़ा है, लेकिन अंचार झील भी याद रख लो। घेपन झील हिमाचल प्रदेश में। कयाल क्या होते हैं? कयाल को केरल में ही लैगून कहा जाता है, मतलब जो लैगून होता है, जो समानतम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं लैगून्स, उसी को केरल की लोकल लैंग्वेज में कयाल कहा जाता है। जैसे पुंबनाद लैगून या पुंबनाद कयाल कह दो, अष्टमुडी कयाल, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर पढ़ा है ना आपको, लैगून झील में अष्टमुडी आपने पढ़ा, तो अष्टमुडी कयाल कह सकते हो, और बेम्बानाद कयाल भी कह सकते हो। ये तीनों ही लैगून ही है। कोडाई कनाल कृत्रिम झील है तमिलनाडु के अंतर्गत। रेणुका झील प्राकृतिक झील है हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो आपने पढ़ा सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील चिल्का झील थी, लेकिन सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील सांभर झील थी। यहां पूछा जा रहा है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, आयतन के आधार पे वूलर झील हो जाएगी जो जम्मू कश्मीर में है, और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्षेत्रफल के आधार पे कोलेरू झील, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। कुछ राज्य हैं और कुछ गर्म झरने यहां से, यानी कि गर्म पानी जो निकलता है। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण हो गया, ओडिशा में तप्त पानी हो गया, महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी हो गया। राजस्थान की कुछ लवणीय झीलें हैं जिनमें नमक की मात्रा पाई जाती है, लवण पाया जाता है। जैसे सांभर झील तो सबसे फेमस है, डिडवाना झील हो गई, खाटू झील हो गई, कुचामन झील हो गई, और सरगोल झील हो गई। फिर कुछ और आर्द्रभूमि और झील देखते हैं। होकेरा आर्द्रभूमि, ये जम्मू कश्मीर में है। रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है। रुद्रसागर के नाम से हो सकता है आप उत्तराखंड चले जाओ, क्योंकि आपने वहां पे रुद्र प्रयाग वगैरह ये सब सुना है, तो आपको लगेगा कि सर रुद्रसागर झील भी यहाँ पे होगी। ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट हो सकता है, हालांकि ये त्रिपुरा में आता है। सस्थाम कोत्ता,
ये झील आपको केरल में देखने को मिलेगी। रेणुका आर्द्र भूमि जो हिमाचल प्रदेश में। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया भी ना कि रेणुका झील प्राकृतिक रूप से हिमाचल प्रदेश में, और इसी को वेटलैंड का दर्जा दे दिया गया क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में स्थित थी। एशिया की सबसे बड़ी और ताजे जल वाली गोखुर झील कांवर झील कहलाती है, ठीक है, जो बूढ़ी गंडक से निर्मित होती है। देखो कांवर झील किसे कहते हैं ये समझ लो, मतलब कांवर नहीं, गोखुर झील किसे कहते हैं? जब नदियों का मार्ग कुछ इस तरीके से होता है कि वो, मतलब गोखुर का मतलब होता है कि गाय के पैर के समान दिखने वाले झील को कहा जाता है। कुछ इस तरीके से जब नदियों का प्रवाह हो रहा होता है, थोड़ा सा हम गोखुर बना नहीं पा रहे हैं भैया, पता नहीं कहाँ है, रुकिए, बनाएंगे पक्का बनाएंगे आपके लिए। देखिए ये वाला जो एरिया हो गया ना, जब इसमें पानी भर के छूट जाता है किसी भी वजह से, तो यही वाला एरिया क्या हो जाता है? गोखुर झील। गोखुर क्यों कहा जाता है? क्योंकि गाय के खुर की तरह दिखती है इसकी संरचना, कुछ इस तरीके से। इसको बो कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है, गोखुर को, ठीक। तो इसकी तरह संरचना होती है जब नदियों का विसर्पण होता है और यहाँ पर कट हो जाता है, फिर नदियां डायरेक्ट यहाँ से बहने लगती हैं और ये वाला एरिया छूट जाता है, तो इसे ही गोखुर झील कहा जाता है, ठीक है। तो ये एशिया की सबसे बड़ी ताजे जल वाली गोखुर झील है, बिहार में कांवर झील, और इसको एक और दर्जा दिया गया आर्द्र भूमि के नाम से, ठीक। यायात्सो झील ये लद्दाख में स्थित है और ये बायोडायवर्सिटी अधिनियम के तहत लद्दाख का प्रथम विरासत स्थल भी माना जाता है, हेरिटेज प्लेस भी इसको कहा गया है। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है यायात्सो झील को। तो ये आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई, और अभी तक आप देखोगे तो जितना भी हमारा जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत जो भी पार्ट था, वो हम लोगों ने लगभग लैंड पर जो स्ट्रक्चर हमें दिख रही है, जो प्राकृतिक वस्तुएं दिख रही हैं, हमने उस पर डिस्कस किया। चाहे वो नदियां हो, चाहे वो झीलें हो, चाहे वो जलप्रपात हो, चाहे वो घाटियां हो, चाहे पर्वत हो, चाहे पहाड़ी हो, चोटियां हो, जो भी चीजें थी वो सारी चीजें हमने कवर कर ली है। अब हम भारत की क्लाइमेटिक जो कंडीशंस हैं, क्लाइमेटिक रीजन है, उनकी तरफ हम आगे मूव करेंगे। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे जलवायु, इन सभी चैप्टर्स को नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करके जाओगे दोस्तों, और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के बाद क्या करना है, अगर आपको पीडीएफ परचेस करनी है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू इंक्वायरी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।